एक उम्र के बाद डेटिंग वेटिंग बेकार सा लगने लगता है। नए लोगों से मिलने का तरीका या तो इंटरनेट होता है या फिर कोई बार, और मुझे इन दोनों जगहों में किसी लड़की से पहली बार मिलना ठीक नहीं लगता। 28 साल का होने के बावजूद मेरी अपनी किसी भी दोस्त या ऑफिस में काम करने वाली लड़की की तरफ प्यार या दिलचस्पी ना होना इसी बात की ओर इशारा कर रहा था कि मैं जिंदगी भर अकेला ही रहने वाला हूं। लेकिन फिर मैं उससे मिला। मैं अपनी पसंदीदा बुक स्टोर से अपनी नई खरीदी हुई किताब में आंखें गड़ाए चला जा रहा था जब मैं सीधा जैसे मेरी सपनों की रानी से टकरा गया। जब उसने मेरे सॉरी का हंसते हुए जवाब दिया तो उसकी उन नीली आंखों के कोनों में सिलवटें पड़ रही थी। उसने नीचे देखा और फिर अपने भूरे बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए मेरी तरफ अपना दायां हाथ बढ़ाया। हाय मिशा, उसने धीमी आवाज में हाथ मिलाते हुए कहा। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं उसे देखकर एकदम खो सा गया। पहले तो वही बातें, नाम, काम, शौक, फिर इधर उधर की छोटी मोटी बातें, और देखते ही देखते हमारी इतनी अच्छी खासी बात हो गई कि 2 घंटे उस घास पर बैठे हुए कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मैंने अपना मन मारकर मिशा को बोला कि मुझे अभी जाना होगा, और फिर हिम्मत जुटा के उसको अगली रात के डिनर के लिए पूछ लिया। वो तैयार हो गई और हमने अपनी डिनर डेट का टाइम और जगह तय कर ली। बाकी की रात और अगले दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस इटालियन रेस्टोरेंट तक ड्राइव करते समय मैं थोड़ा बेचैन सा हो रहा था। मुझे अचानक से ध्यान आया कि हमारे पास तो एक दूसरे का नंबर भी नहीं है। अगर उसने कल सिर्फ मेरा मन रखने के लिए हाँ कह दिया हो और आज आए ही नहीं तो? रास्ते में अगर उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो ना पहुंच पाई तो? ऐसे बहुत से ख्याल मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे और सोच सोच के घबराहट से मेरा दिल तेज धड़क रहा था। उस घबराहट के साथ मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर घुसा, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही सारी घबराहट और सारे ख्याल गायब ही हो गए। वो रेस्टोरेंट के एक तरफ खड़ी हुई थी और वो पर्पल ड्रेस उसकी पतली कमर और गोरे रंग को एकदम जच रही थी। जब मैंने रेस्टोरेंट मैनेजर को 2 लोगों की टेबल के लिए पूछा, उसने मेरी तरफ अजीब से देखा और फिर से मेरे अंदर वही घबराहट आ गई। मेरी हथेलियों में पसीना आ गया था और मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं इसी घबराहट में 3-4 बार अपने बालों पर हाथ फेर चुका था। अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद मेरे दिमाग में था कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं। अपनी टेबल के लिए उस मैनेजर के पीछे चलते हुए मैंने अपने हाथ से अपने बालों को ठीक करने की कोशिश की और अपने माथे पर आते हुए पसीने को अपनी शर्ट की आस्तीन से पहुंचा। हमारी डेट बहुत ही बढ़िया गई। मिशा ने मुझे हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर करने दिया, ये बोल के कि जो भी मैं ऑर्डर करूंगा वो अच्छा ही होगा। हमने एक दूसरे से इतनी बात की और इतना अच्छा टाइम बिताया जैसे कि हम सालों से एक दूसरे को जानते थे। मैं उसके साथ बात करते वक्त इतना खो गया था कि अगर मेरे आसपास आग भी लग गई होती तो मुझे पता नहीं चलता। लेकिन ये नए नए प्यार की खुशी बस कुछ ही देर चलने वाली थी। मैंने रेस्टोरेंट का बिल भरा और हमने पास वाले पार्क में थोड़ा वॉक करने का सोचा। पीली लाइट में डूबे उस पार्क के पायदान पर हम दोनों चल रहे थे। तब मैंने हिम्मत करके उसका हाथ
हल्के से पकड़ने की कोशिश की। छूते ही मुझे एहसास हुआ कि उसका हाथ कितना ठंडा था। फिर उसने एकदम ही बात करना बंद कर दिया और माहौल अचानक से सीरियस हो गया। तो मुझे लगा कि मैंने हाथ पकड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा कि वो ठीक है। मेरे पूछते ही वो एकदम बदल गई। उसकी खाल बैंगनी रंग की होने लगी और उसका गला गहरे काले घावों के निशान से भर गया। उसका बायां गाल इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि मुझे उसके दांत दिख रहे थे। उसकी जो नीली आंखें थी वो अब दूध जैसी सफेद हो चुकी थी और वो मुझसे ऐसी नफरत से घूर रही थी कि कोई बड़ा से बड़ा तीसमार खान भी उन्हें देखकर भाग खड़ा होता। मैं चौंकते हुए झटके से पीछे हटा, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अपने आप को जब मैं उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो मेरी उंगलियां कांप रही थी और मेरे हाथ गर्मी से जल रहे थे। उसके हाथ इतने ज्यादा गले हुए थे कि मुझे उसकी हड्डियां और नसें साफ दिख रही थी, लेकिन उनमें जान बहुत ज्यादा थी। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन उन पेड़ों के सिवाय वहां किसी और को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पूरा दम लगा रहा था, पर निशा मुझे छोड़ नहीं रही थी। वो वहीं अपनी गंदी फटी पुरानी ड्रेस में मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई गंदा सा कीड़ा हूं। मेरा दिल इतनी तेज दौड़ रहा था कि मुझे अपने दिमाग में भी उसकी धड़कने की आवाज आ रही थी। मेरी आंखों के आंसू लाल गरम चेहरे पे बहने लगे। क्योंकि मेरे आवाज लगाने का कुछ फायदा नहीं हो रहा था तो मैंने चिल्लाना बंद कर दिया। मैं अपने घुटनों पर गिर गया और उस भूतनी के बजाय मैं नीचे जमीन को देखने लगा। मुझे 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 मत मारो प्लीज। निशा हंसने लगी। ये वो पहली वाली हंसी नहीं थी जिसने मुझे दीवाना कर दिया था। ये ऐसी खड़खड़ाती, खतरनाक और डरावनी हंसी थी जिसने मुझे सिर से पैर तक हिलाकर रख दिया था। जब उसने हंसना बंद कर दिया तो वो झुकी ताकि हम एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। उसने अपना सिर बाईं तरफ झुकाया और उसकी सारी हड्डियां खड़क की आवाज करती हुई जैसे बाहर की तरफ दिखने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो प्लीज। वो अपना दूसरा हाथ आगे लाई और मेरे गाल को सहलाया। खून की एक धार मेरे गाल पर रह गई जो कि उसके हाथ की खाल निकलने से छूटी थी। जैसे ही वो हाथ मेरे जबड़े पर पहुंचा तो उसने मेरे गले को अपने हाथ से लपेट लिया। मुझे पीछे धक्का देकर वो दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगी। मैं बुरी तरह हाफ रहा था और उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए लड़ भी रहा था। मुझे अब चारों ओर सब कुछ धुंधला दिखने लगा और मुझे यकीन हो गया कि अब मैं बस मरने ही वाला हूं। होश खोने से ठीक पहले ही वो अपना चेहरा नीचे करके मेरे ठीक सामने लाई और खूब तेज चिल्लाई। उस भयंकर चीख से बचने के लिए मैं अपने हाथों से अपने कानों को ढक लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले में अब बिल्कुल भी दबाव नहीं था। जब तक मेरी धड़कन और सांसें थोड़ी ठीक नहीं हो गई, मैं नीचे ही पीठ के बल लेटा रहा। उसके बाद भाग के मैं उस रेस्टोरेंट पर गया जहां मैंने अपनी कार पार्क की थी। और
ड्राइव करके घर चला गया। मेरी गर्दन को ठीक होने में कुछ दिन लगे, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई चोट नहीं आई थी। मैंने भगवान को याद किया और तब से किसी भी डेट पर नहीं गया।